हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। तो देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि गुरुत्वीय बल के अंतर्गत अगर कोई पार्टिकल गति करता है, पार्टिकल इज मूविंग अंडर सेंटर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, तो उसका जो पाथ होगा वो सांख्यिकी का समीकरण को फॉलो करेगा, इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन को फॉलो करेगा। और इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन चार टाइप की इक्वेशन देता है। एक तो सर्कुलर, एक तो वृत्तीय पथ हो सकता है, एक इलिप्टिकल हो सकता है, एक हो सकता है परवलय जिसको बोलते हैं पैराबोला। थर्ड, तीन तक हो गए। फोर्थ वन है वो है अति परवलय, हाइपरबोला, उसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अति परवलय केस 4। केस 4 में क्या होता है, ई जो है वो ग्रेटर देन ई होता है, तो कैसा बनेगा, अति परवलय बनेगा, अति परवलय हाइपरबोला। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ई ग्रेटर देन 1 बनेगा। अपना जो इक्वेशन है वो ऐसा था, एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 पी एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर, ऐसा होता है। अब अपने को एक चीज़ मालूम है कि क्या, कि जब ये था दीर्घवृत्ताकार वाला बनाया था हमने, तब ई का वैल्यू था 0 और 1 के बीच में, तो ई का वैल्यू कुछ रखा नहीं था हमने, और इसको हमने इस तरीके से बनू के ये इस तरीके से आया था, लास्ट में जाके ऐसा बन गया था, इस टाइप से। इसमें ई का वैल्यू नहीं पुट किया था हमने। अति परवलय और परवलय की जो इक्वेशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें आता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उसमें यहाँ पे प्लस आता है, इसके अंदर क्या आता है, माइनस आता है। अति परवलय में हाइपरबोला, जो हाइपरबोला है उसमें माइनस आता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है। इसका मतलब है कि वो पूरा प्रोसेस तो वही है जो जैसे इसमें किया था, सेम तरीके से इसमें भी करेंगे, वो टर्म्स ऐड करके आएंगे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट ही लिख देते हैं इसको। जैसे इसकी कैलकुलेशन में किया था ना, पर दीर्घवृत्ताकार पथ में जो कैलकुलेशन किया था इलेप्टिकल में, कि ये टर्म ऐड करो दोनों तरफ, वो सेम प्रोसीजर यहाँ पे करेंगे और फाइनली जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा अपने को। फाइनली जो आंसर मिलेगा ये मिलेगा, ये मिलेगा। एक सेकेंड, कॉपी। लेकिन इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस भी बताऊंगा अभी मैं। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, देखो अभी है ना, ई जो है वो 1 से बड़ा है, पहले 1 से छोटा था, पहले 1 से छोटा था, तो ई का वैल्यू 1 से छोटा होगा, तो ये 1 से छोटा है, तो 1 माइनस ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव था, ये सारे वाले पॉजिटिव थे। लेकिन अब क्या होगा, ई 1 से बड़ा, तो ई स्क्वायर 1 से बड़ा होगा, ई स्क्वायर 1 से बड़ा होगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ। इसमें क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इसमें माइनस कॉमन ले लूँ तो ऐसा आएगा एक्स, इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो इसमें आएगा ये माइनस पी, ई तो ऊपर है, माइनस कॉमन लूँगा तो ई स्क्वायर, ये तो प्लस का हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस लिख देता हूँ बाहर का होल स्क्वायर अपॉन ये आएगा पी, और माइनस इसमें कॉमन लूँगा तो इसमें जो माइनस आएगा उसका तो स्क्वायर हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये माइनस कॉमन लूँगा तो ई स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, -1 ऐसे आएगा का होल स्क्वायर। इसमें देखिए, इसमें माइनस कॉमन लूँगा तो ये आएगा वाई स्क्वायर पहली चीज़ तो ये एक तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। एक सेकेंड, ये वाला तो इसकी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा ये बचेगा, ऊपर तो बचेगा वाई स्क्वायर और नीचे जो बचेगा वो बचेगा पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा। तो 1 माइनस ई स्क्वायर में से माइनस कॉमन लूँगा तो ई स्क्वायर -1 बचेगा, और माइनस जो आएगा वो माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये बच गया अपने पास में इक्वल टू 1। और इसको वो पहले की तरह लिखूँ मैं, अगर इसका रूट लिख दूँ, इसको पी को मैं ऐसे लिख के इसके बाहर लगा दूँ स्क्वायर, ऐसे कर दूँ होल स्क्वायर, ये बन गया। अब इसमें नेगेटिव आ गया ये बीच में,
ये बीच में नेगेटिव आ गया तो ये बताता है कि ये अति परवलय का इक्वेशन नहीं है, हाइपरबोला का इक्वेशन। यहाँ पे पॉजिटिव आता तो ये परवलय का हो जाता, पैराबोला का हो जाता। तो पहले वाले में इसमें बस इतना सा डिफरेंस है कि इसमें ई 1 से ज़्यादा है, उसमें 1 से कम था तो ये पॉजिटिव चल रहे थे ये वैल्यूज ऐसे, इसमें ये नेगेटिव हो गया। तो ये अति परवलय का इक्वेशन है। तो देखिए ये है अति परवलय का समीकरण है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला। ठीक है, ये यहां पर अपने को 4 इक्वेशन मिले हैं और ये पता चला है कि जो पार्टिकल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के अंडर मोशन कर रहा था उसका 4 टाइप का इक्वेशन हो सकता है। ये 4 टाइप के इक्वेशन लिख दिए मैंने। ठीक है, ये 4 टाइप के इक्वेशन हो सकते हैं, 4 टाइप के इक्वेशन लिख दिए मैंने। अब देखिए, अब मैं एनर्जी की बात कर लेता हूं कि अगर मान लो कि उसको अति परवलयाकार पथ में गति कर रहा है तो पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, सर्कुलर में गति कर रहा है तो क्या एनर्जी होगी। तो एनर्जी की बात करता हूं, एनर्जी का। तो देखो, कण की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, कण की ऊर्जा, ऊर्जा है उसके लिए बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एसेंट्रिसिटी का एक फॉर्मूला होता है, उत्केंद्रता जो होती है, उत्केंद्रता, एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी, उसका एक फॉर्मूला होता है ई का, और वो होता है रूट ऑफ 1 प्लस ये होता है 2m के, एक सेकेंड, 2m के 2e⁻² ये फॉर्मूला आता है। ये आता कहाँ से, इसका डेरिवेशन अलग है, अभी डेरिवेशन नहीं बता रहा, डेरिवेशन बाद में बात करूंगा मैं डेरिवेशन की। एसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला होता है, एक बार मैं श्योर कर लेता हूँ कि हाँ यही होता है क्या, 1 सेकेंड, 2e⁻²/m², ये यही होता है बिल्कुल, ये एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है। ये जो E है, कैपिटल E, ये एनर्जी है कि इसकी ऊर्जा कितनी है। तो देखो, इसको दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा E², ये 1 प्लस 2e⁻²/m²। एनर्जी की बात करूँ तो देखो, इस 1 को इधर भेज दो या इसको इधर 1 को इधर भेज दो तो E² - 1 आएगा 2e⁻²/m²। अगर यहाँ से मैं अगर एनर्जी कैलकुलेट करूँ तो E आएगा mk²/2j²E² - 1, ये इसका एनर्जी आएगा, 2j²mk², ये इसका एनर्जी है। ये जनरल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, वो चारों के लिए जनरल है। अब एक एक केस की बात करूंगा E का वैल्यू रख रख के कि E 0 है तब क्या एनर्जी होगा, अलग अलग है ना। पहला केस 1, वृत्ताकार पथ के लिए E = 0, वृत्ताकार पथ के लिए फॉर सर्कुलर पाथ, फॉर सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के लिए E 0 होता है। E 0 होगा तो E जो आएगा कैपिटल E mk²/2j²0 - 1, तो ये आएगा -mk²/2j²E, ये एनर्जी आएगी। ये नेगेटिव आने का मतलब है कि सर्कुलर पाथ में जो पार्टिकल है वो बद्ध अवस्था में रहता है, बाउंडेड पार्टिकल है, तो बाउंडेड रहता है तो नेगेटिव एनर्जी बाउंडेड पार्टिकल को बताती है, बद्ध अवस्था, बाउंडेड कंडीशन, बाउंडेड कंडीशन। अरे जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गति करती है और अगर सर्कुलर पाथ में अगर मोशन करे अगर, तो वो कैसा होगा, बाउंडेड होगा, बद्ध अवस्था में है ना, तो बाउंडेड रहेगा, बद्ध अवस्था। सेकंड केस, केस 2, केस 2 है अगर E = 1 और 0 के बीच में हो, मतलब दीर्घवृत्ताकार,
दीर्घवृत्ताकार पथ के लिए फॉर इलिप्टिकल पाथ, फॉर इलिप्टिकल पाथ दीर्घवृत्ताकार हो तो देखो क्या होगा, ये है 1 से कम है, ये ई का वैल्यू 1 से कम होगा, ये 1 से कम होगा तो इसका स्क्वायर भी 1 से कम होगा, इसका स्क्वायर भी कम होगा तो ये पूरा नेगेटिव रहेगा, ये पूरा नेगेटिव रहेगा। मतलब ई का वैल्यू कैसा मिलेगा, ऋणात्मक, नेगेटिव, ई का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। इस कंडीशन में भी ई का वैल्यू कैसा मिलेगा, नेगेटिव, ऋणात्मक। ये भी कैसा है, बद्ध अवस्था है, बद्ध अवस्था है, बाउंडेड कंडीशन है, बाउंडेड कंडीशन है। आगे बात समझ, ये भी कैसे, बाउंडेड कंडीशन। तो ये दोनों कंडीशन में एनर्जी नेगेटिव मिल रही है, बाउंडेड कंडीशन है, बद्ध अवस्था है। जैसे एक्चुअल में जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ या कोई भी प्लेनेट सन के अबाउट मोशन, अराउंड मोशन करता है तो उसका जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। और दीर्घवृत्ताकार वो बद्ध अवस्था में तो रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे इलेक्ट्रॉन भी जब मोशन करता है, सर्कुलर मोशन मान लो या उसको इलिप्टिकल मान लो, जनरली तो उसको वृत्ताकार ही लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों ओर गति करता है तो वो ऐसा होता है, सर्कुलर मानते हैं जनरली उसको, वैसे इलिप्टिकल हो भी बोलते हैं उसको, लेकिन सिंपली बात करूँ तो सर्कुलर होगा, उसमें ही बाउंडेड रहता है। अगर इलिप्टिकल है उसमें ही बाउंडेड रहता है। तो ये दोनों कंडीशन में जो है पाथ कैसा रहेगा, बाउंडेड रहेगा, बद्ध अवस्था में रहेगा पार्टिकल। केस 3 ई का वैल्यू 1 हो, ई का वैल्यू 1 हो तो एनर्जी जो है, एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कहाँ है, ये रहा, mk²/2j², mk²/2j², ई का वैल्यू 1 - 1, तो ये 0 हो जाएगी एनर्जी। इस कंडीशन में पार्टिकल फ्री पार्टिकल की तरह रहेगा, एनर्जी उसकी 0 है, एनर्जी 0 रहेगी, शून्य ऊर्जा। ठीक है, ये परवलयाकार स्थिति में, परवलयाकार पथ के लिए फॉर पैराबोलिक पाथ, फॉर पैराबोलिक पाथ। ठीक है, फॉर पैराबोलिक पाथ। केस 4 इफ ई ग्रेटर देन 1, ई ग्रेटर देन 1 होगा तो देखो यहाँ पर अगर ई का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, तो एनर्जी पॉजिटिव मिलेगी, एनर्जी पॉजिटिव मिलेगी, एनर्जी पॉजिटिव। तो एनर्जी जो रहेगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, धनात्मक होगी, पॉजिटिव। अति परवलयाकार के लिए है, अति परवलयाकार, अति परवलयाकार पथ के लिए फॉर हाइपरबोलिक पाथ। ये 4 कंडीशन है। यहां पर अपने को ये पता चला, फाइनली मैं इसका कंक्लूजन बताता हूं। हमने क्या किया है, हमने ये बोला, जो पिछले 2-3 लेक्चर से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसका ये पूरा टॉपिक अब जाके कंप्लीट हुआ है। इसके बारे में क्या सुनो, हमने ये बोला कि अगर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन हो रहा है, अगर गुरुत्वीय बल के अधीन कोई कण गति कर रहा है, जैसे पृथ्वी सूरज का जो ग्रेविटी है, सन का ग्रेविटी, उसके अंडर मोशन कर रहा है, तो उसके अंडर मोशन कर रहा है तो किस किस टाइप का पाथ हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमने पाथ का जनरल इक्वेशन निकाला, सामान्य, वो निकल के आया सांकव का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। और कॉनिक सेक्शन या सांकव का इक्वेशन निकलने का मतलब है कि उसके अंदर ई का अलग अलग वैल्यू के हिसाब से 4 टाइप के पाथ मिल सकते हैं। 4 में एक तो सर्कुलर मिल सकता है अगर ई का वैल्यू 0 हो तो, एक मिल सकता है ई का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में तो दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल मिल सकता है, ई का वैल्यू 1 हो तो परवलयाकार पैराबोलिक मिल सकता है, और ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, 1 से ज़्यादा हो तो अति परवलयाकार हाइपरबोलिक मिलेगा। और इन चारों के लिए हमने इक्वेशन निकाल ली, और इक्वेशन निकालने के बाद में इन चारों कंडीशन में एनर्जी भी पता है कि एनर्जी क्या क्या हो सकती है। 2 केसेस में तो नेगेटिव आई, नेगेटिव आने का मतलब ये है कि उस कंडीशन में पार्टिकल बाउंडेड रहेगा, बद्ध अवस्था में रहेगा।
एनर्जी जब तक नेगेटिव रहेगी तब तक पार्टिकल छोड़ के जाएगा नहीं। जैसे पृथ्वी, जैसे अर्थ है, वो सन के चारों तरफ अगर मूव कर रही है ऐसे दीर्घवृत्ताकार पथ में, तो वो छोड़ के जाएगी नहीं, क्योंकि इसकी एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कि ये बाउंडेड है, इसी पाथ में मोशन करेगा ये। तो ये है, आई बात समझ। तो जब तक इसको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी कि ये पॉजिटिव हो जाए एनर्जी, ये 0 के बराबर हो जाए, तो इन दोनों केसेस में पार्टिकल बाउंडेड रहता है, बद्ध अवस्था में रहता है। केस 1 में और 2 में बद्ध अवस्था में रहता है, मतलब उसी पथ को बार बार दोहरान करता है, उसी पाथ का बार बार रिपीटेशन करता है। तो इस एक पाथ को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोल देते हैं। इसको बोलते हैं आवर्तकाल। की एक सर्कल, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे अर्थ घूम के आती है, एक चक्कर कंप्लीट करके आती है, तो उसमें सन के चारों तरफ एक चक्कर कंप्लीट करके आती है, उसमें टाइम लगता है 365 दिन, ठीक है, 365 डेज। 365 दिन में घूम के आती है, तो वो उसका टाइम पीरियड हो गया। तो एक ही पाथ पर बार बार घूमेगा तो अपने को पथ का टाइम पीरियड भी पता चल जाएगा कि कितना आवर्तकाल है इसका। तो वो आवर्तकाल भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो वो हम लोग इन दोनों केस में कर सकते हैं, दो जो बाउंडेड कंडीशन है उनमें टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, वो बाद में बात करेंगे। अभी तक ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन आता है जनरली, ठीक है। ओके, इसको यहीं पे फिनिश करें।